ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग बात कर रहे थे अबाउट स्ट्रेटेजिक इंटेंट। तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट जो भी ऑर्गेनाइजेशन का है, ऑर्गेनाइजेशन में जब हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो शुरुआत स्ट्रेटेजिक इंटेंट से हो रही है। सबसे पहले एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन क्या होगा और स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन में, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हमें क्या क्या चीज़ें करनी हैं, ये डिसाइड किया जाएगा स्ट्रेटेजिक इंटेंट में। तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट में यानी कि हम लोगों ने विजन डिसाइड किया, मिशन डिसाइड किया, वैल्यूज, बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एंड द क्रिटिकल सक्सेस। Yes, sir. तो इतनी चीजें हम Critical success factors. तो क्या करना है, कैसे करना है, वैल्यूज हमारी क्या है, हर चीज, गोल्स हमारे, ऑब्जेक्टिव्स हमारे, सारी चीजें जब हमने डिसाइड कर ली, नेक्स्ट स्टेप फिर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल में जो आता है वो है स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन। तो अब हम स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करने की तरफ बढ़ेंगे, कैसे स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट होनी है। और स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन में स्ट्रेटेजी की जो डेफिनेशन हम लोगों ने देखी थी, जो भी डेफिनेशन देखी थी उसमें से एक डेफिनेशन थी कि स्ट्रेटेजी का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो भी कुछ है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी कुछ है, ऑर्गेनाइजेशन के जो एनवायरनमेंट है और ऑर्गेनाइजेशन की जो अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, उनमें एक कॉन्ग्रुएंस, एक कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करके जो भी कुछ हम प्लान बना रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो स्ट्रेटेजी है। और यही चीज़ हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जब हम स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करेंगे तो हमें अपनी इंटरनल या ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस के बारे में पता होना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या क्या स्ट्रेंथ्स, क्या क्या थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये भी हमको मालूम होना चाहिए। डायरेक्शन में अब आगे बढ़ना है हम लोगों को। इसका मतलब है जो पहला स्टेप होगा इन फॉर्मुलेशन वो होगा, माइक म्यूट कर दीजिए। पहला स्टेप होगा, कुछ बोलना होगा तो ऑन प्लीज। आयुषी माइक म्यूट कर दीजिए। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन में हम शुरुआत करेंगे विद द एनालिसिस ऑफ द एनवायरनमेंट। ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसे एनालाइज करेंगे, जिससे कि हमें पता चले कि क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं और क्या थ्रेट्स हैं। और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एनवायरनमेंट को भी एनालाइज करेंगे, जिससे कि पता चले कि हमारी अपनी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और हमारी अपनी वीकनेसेस क्या हैं। और जब हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया था जब हम लोग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल डिस्कस कर रहे थे, कि जब स्ट्रेटजीज बनाएंगे तो हम अपनी स्ट्रेंथ्स को एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज से मैच करेंगे। हम किस चीज़ में, क्या हमारी स्ट्रेंथ है, ये हम देखेंगे। और अगर उससे रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है तो उसे हम उस स्ट्रेंथ के थ्रू एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। दूसरा तरीका क्या हुआ कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ का यूज़ करके हम अगर कोई थ्रेट एग्जिस्ट कर रही है तो उसे काउंटर करने की कोशिश कर सकते हैं। फिर हमारी वीकनेस क्या है, और वीकनेस भी है और उसी एरिया में कोई थ्रेट भी एग्जिस्ट कर रही है तो उसे हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। और लॉन्ग रन में ये भी हम कर सकते हैं कि अगर थ्रेट्स परसिस्ट कर रही हैं तो उन वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, उन वीकनेसेस के ऊपर काम करेंगे। और अगर कहीं कोई वीकनेस है और वहाँ पर अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट कर रही है तो वीकनेस के होने के बावजूद भी हम उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी अगर अपॉर्चुनिटी है तो वीक होते हुए भी हम उसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट करते हैं। तो ऐसे हम लोग स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटीज, स्ट्रेंथ थ्रेट्स, वीकनेस अपॉर्चुनिटीज, वीकनेस थ्रेट्स, इनको मैच करके अपॉर्चुनिटी स्ट्रेटजीज
स्टडी अल्टरनेटिव्स जनरेट करते हैं और फिर उसमें से जो भी कोई अच्छा अल्टरनेटिव हमें लगता है एनालिसिस के बाद, उसे हम सेलेक्ट करके उसको अगले स्टेज में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसका मतलब हुआ स्टडी फॉर्मुलेशन में शुरुआत हमें एनवायरमेंटल एनालिसिस से करनी है। तो ये चीज़ आज हम लोग स्टडी करेंगे, व्हाट इज हाउ टू एनालाइज द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट, नाउ फर्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जब तक स्पेसिफाई ना किया जाए तब तक हम ये मान करके चलेंगे कि जब भी हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की ही बात कर रहे हैं। तो वैसे तो ब्रॉडली एनवायरनमेंट वुड इंक्लूड एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मीनिंग द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, इंटरनल एनवायरनमेंट मीनिंग द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। लेकिन अगर केवल एनवायरनमेंट लिखा हुआ है, स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा है, तो इट विल बी टेकन टू बी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो पहले हम लोग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू अ डिस्कशन ऑन द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑल्सो। तो एनवायरनमेंट को स्टडी करना ज़रूरी क्यों है? मैंने आपको ये भी बताया था कि आज से करीब करीब 30-40 साल पहले तक, 35-40 years फ्रॉम अर्लियर फ्रॉम नाउ, जो एनवायरनमेंट होता था कम से कम इंडिया में ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जो एनवायरनमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा स्टैटिक था, बहुत ज़्यादा उसमें कुछ चेंज नहीं आता था। फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1947 till about 35, you can say 25-30 years from independence, तो 1947 से लेकर के 1980s तक एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया। 80s में चेंज आना शुरू हुआ था। तो जब एनवायरनमेंट में चेंज नहीं था तब हमें एनवायरनमेंट के ऊपर ध्यान देने की भी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब एनवायरनमेंट में चेंज आने लगा बिकॉज ऑफ द ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी विच स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द 1990s, और 1990s में तो बहुत तेज़ी से चेंज हुआ था, इसलिए कह सकते हैं। वैसे इकोनॉमी थोड़ा ओपन होने लगी थी 80s में भी। तो जब ये चेंज आया तो फिर कंपटीशन बढ़ा और उसके कारण से ऑर्गेनाइजेशंस को एनवायरनमेंट के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ने लगी। तो एनवायरनमेंट का जो कुछ फीचर्स हैं जिनके कारण से एनवायरनमेंट को पे ध्यान देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स एंड इट इज़ मल्टी फेसेटेड। एनवायरनमेंट ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बहुत आसानी से समझ में आपको आ जाए, कॉम्प्लेक्स है। और कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि मल्टी फेसेटेड है। मल्टी फेसेटेड, कई सारे उसके फेसेस हैं, कई सारे उसके आस्पेक्ट्स हैं। एनवायरनमेंट में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी हो गया, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी हो गया, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, सारे अलग अलग जो उसके फेसेट्स हैं, उसके अलग अलग जो आस्पेक्ट्स हैं, वो मिल करके उसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो इतना कॉम्प्लेक्स है, इसलिए उसको अच्छे से समझना ज़रूरी है कि कौन सा पर्टिकुलर फैसेट एनवायरनमेंट का किस तरह का इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डाल सकता है और उसको किस तरह से हम हैंडल करेंगे, उसको किस तरह से काउंटर करेंगे, या फिर उससे कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है तो उसे कैसे हम एक्सप्लॉइट करेंगे। देन द अदर इम्पॉर्टेंट aspect or feature of environment is that it is dynamic. मैंने अभी कहा कि 80s तक, अर्ली 80s तक एटलीस्ट, एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा था, तो स्टैटिक था। और जब एनवायरनमेंट में चेंज नहीं आ रहा है तो फिर हमने जो भी कुछ पॉलिसी बना ली एक बार, वो हम लॉन्ग रन तक उसको चला सकते हैं। बिजनेस पॉलिसी जो भी कुछ है उसको लॉन्ग रन तक चला सकते हैं। लेकिन जैसे ही एनवायरनमेंट में डायनेमिज्म आया, यानी कि एनवायरनमेंट चेंज होने लगा, तो उसके ऊपर ध्यान देना और उसको उससे अपडेटेड रहना ज़रूरी हो गया ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, मल्टीफेसेटेड है, डायनेमिक है, इसलिए उसमें चैलेंजेस बहुत सारे हैं। थ्रेट्स जो हैं दे कैन पोज एज चैलेंज,
अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो भी चैलेंज में कन्वर्ट बहुत आसानी से हो सकती हैं। देखिए, थ्रेट और अपॉर्चुनिटी ये दोनों ही चीज़ों को हम लोग टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन बोल सकते हैं। So, for example, an opportunity exists in the environment. अपॉर्चुनिटी एनवायरनमेंट में जो भी एग्जिस्ट करेगी वो केवल एक कंपनी के लिए नहीं होगी। उस एनवायरनमेंट में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं सबके लिए वो अपॉर्चुनिटी इक्वली मोर और लेस एग्जिस्ट कर सकती है। जो ऑर्गेनाइजेशन उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा लेगा पहले, वो आगे निकल जाएगा और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ऐसा होना ही थ्रेट की तरह से काम कर सकता है। ठीक है ना? इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। न केवल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बल्कि इंडिविजुअल्स के लिए भी काम करती है। कोई मान लीजिए स्टूडेंट्स हैं और कोई कंपटीशन होना है, उसके लिए कोई एक टीम सेलेक्ट की जानी है। एक ही क्लास में कुछ स्टूडेंट्स की टीम सेलेक्ट की जानी है और अब जो स्टूडेंट्स इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लेंगे, सबको बराबर चांस दिया जाता है। जो उसको अवेल करेंगे, जो कहेंगे कि हाँ इस अपॉर्चुनिटी को हमें ग्रैब करना है, उनको उससे फ़ायदा हो जाएगा। और जो नहीं उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे उनको फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि कंपैरेटिवली वो लोग पीछे रह जाएंगे, इसलिए वो उनके लिए एक थ्रेट की तरह से काम करेगा। तो थ्रेट और अपॉर्चुनिटी दोनों एक ही तरह से, दोनों एक ही कह सकते हैं सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं। इसी तरह से कोई थ्रेट अगर है, ये तो अपॉर्चुनिटी थ्रेट में इस तरह से कन्वर्ट हो सकती है। कोई थ्रेट अगर एनवायरनमेंट में राइज होती है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं उसी एनवायरनमेंट में, सबके लिए वो थ्रेट सबके ऊपर आ सकती है। जो पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन उस थ्रेट को ज़्यादा आसान, ज़्यादा इफेक्टिवली काउंटर कर ले जाएगा, उसके लिए वो थ्रेट क्योंकि नलिफाई हो जाएगी और फिर वो थ्रेट बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को ज़्यादा अफेक्ट करेगी, इसलिए पहले ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो अपॉर्चुनिटी की तरह से कन्वर्ट हो सकती है। तो इसलिए एक्चुअली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या चीज़ें हैं, क्या फैक्टर्स अराइज हो रहे हैं, इनके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। थ्रेट और अपॉर्चुनिटी दोनों एक से दूसरे में कन्वर्ट होने में बहुत आसानी से कन्वर्ट हो सकते हैं। कोई किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में आप ऑपरेट कर रहे हैं, ऐसी कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो एकदम से ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का ही फीचर है, जो बिकॉज ऑफ द कोरोना पैंडेमिक जो जो चेंजेस आए, वर्किंग में चेंजेस आए, ऑर्गेनाइजेशंस की प्रॉफिटेबिलिटी में चेंजेस आए, लोगों की लाइफस्टाइल में चेंजेस आए, तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। ये ऐसा एक डायनेमिक फैक्टर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का था जो कि कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। अब ये थ्रेट है और हर कंपनी के लिए ये थ्रेट ही। कुछ कंपनीज लेकिन उसमें से ऐसी हो सकती हैं जो कि जिन्होंने कि उस थ्रेट के कारण से अपने बिजनेस का कोर्स चेंज कर दिया, और जो दूसरा कोई तरीका हो सकता है, ऑनलाइन मीडियम हो सकता है, या कुछ भी इस तरह से कोई भी चीज़ हो सकता है, वर्क फ्रॉम होम का